गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ओके, हमने यूनिट फर्स्ट स्टार्ट किया था मेटल लिगैंड बॉन्डिंग, जिसमें मैंने आपको मेटल लिगैंड कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के बारे में बताया था। ओके, तो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के बाद मैंने वीबीटी बताया था कि अपन ने जो सेकेंड ईयर में वीबीटी पढ़ा था उसके क्या क्या पोस्टुलेट्स थे। वीबीटी ने अपन क्या क्या पॉइंट्स बताए थे कि मेटल लिगैंड में जो बॉन्डिंग है, कोऑर्डिनेशन बॉन्डिंग है, उसके लिए क्या क्या कंडीशंस थी। ओके, लेकिन फिर हमने बाद में देखा था कि वीबीटी की बहुत सारी कमियां थी। उस कमियों को इम्प्रूव करने के लिए एक नई थ्योरी आई जिसे कहते हैं CFT, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, जिसने वीबीटी की सारी जितनी भी लिमिटेशंस थी उसको काफ़ी हद तक जितनी भी लिमिटेशंस थी उनको इम्प्रूवमेंट किया, तो CFT। लेकिन उससे पहले मैं वीबीटी की जो जितनी भी लिमिटेशंस अपन ने पढ़ी थी उनको एक बार जस्ट सारे पॉइंट्स बता रही हूँ, क्योंकि इस पर क्वेश्चन जरूर आता है। तो वीबीटी की जितनी भी लिमिटेशंस है, पहला वाई आर कॉम्प्लेक्स कलर। फर्स्ट पॉइंट आता है कॉम्प्लेक्स कलर्ड क्यों है, क्योंकि आपको पता है, आप ये 10th और 11th 12th से पढ़ते आ रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन जब भी एक्साइटेड होकर हाई एनर्जी लेवल स्टेट में जाता है तो वापस जब वो ग्राउंड स्टेट में आता है तो लाइट एमिट करता है, विजिबल लाइट से लाइट एब्जॉर्ब करके वो क्या कर रहा है, लो एनर्जी से हाई एक्साइटेड स्टेट एनर्जी लेवल में जा रहा है। ठीक है, जब वापस हाई एनर्जी से वो ग्राउंड स्टेट में आएगा तो वो लाइट को एमिट करेगा, एनर्जी को एमिट करेगा। उसके एनर्जी एमिट करने के अकॉर्डिंग जो अपन को कलर दिखाई देता है, उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर दिखाई देता है, तो उससे अपन को कॉम्प्लेक्स क्या कलर दिखाई देते हैं। लेकिन वीबीटी ने तो क्या कहा था कि डी सारे ऑर्बिटल एक एनर्जी है, एस भी ऐसे है, पी भी ऐसे, अपन ने ऐसे ही बनाए थे, सबको एक एनर्जी लेवल में शो किया था, तो ये सबकी एनर्जी सेम है। तो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर कहाँ गया, कौन सा एनर्जी लेवल में गया, इसके बारे में वीबीटी ने नहीं बताया। उसके अकॉर्डिंग तो वीबीटी फिर कलर कॉम्प्लेक्स जो है कलर कैसे हो सकता है, तो वीबीटी इस पॉइंट को बताने में क्या थी, उसकी कमी रही थी। उसने ये कहा कि जो है कॉम्प्लेक्स कलर्ड है, लेकिन क्यों है वो इसको नहीं समझा सका। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है व्हेन द फॉर्म आउटर एंड इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। हमें पता है कॉम्प्लेक्स दो टाइप के होते हैं ऑक्टाहेड्रल में, आउटर ऑर्बिटल, इनर ऑर्बिटल। जो इनर ऑर्बिटल आउटर ऑर्बिटल है उनको तो कहते हैं हम sp3d2 और इनर ऑर्बिटल में d2sp3। यानी इसमें क्या हो रहा है, इसमें d दो अंदर वाले 3d वाले यूज हो रहे हैं, उसमें जो d यूज हो रहे हैं 4d वाले यूज हो रहे हैं। ठीक है, 3d वाले का यूज होने का मतलब इसमें ये वैकेंट ऑर्बिटल दो पड़े हैं, यानी इसमें दो जो इलेक्ट्रॉन भरे थे उनकी पेयरिंग हो गई। लेकिन इसमें क्या हुआ, पेयरिंग नहीं हो पाई, इसलिए अपन को बाहर वाले d ऑर्बिटल लेने पड़े। तो लेकिन ये पेयरिंग क्यों हो रही है और नहीं हो रही है, तो इसको जो है वीबीटी नहीं समझा पाया। ओके, तो वीबीटी की सबसे बड़ी कमी तो उसने ये तो बता दिया कि आउटर और इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनते हैं, लेकिन वो ये नहीं समझा पाया ये क्यों बन रहे हैं, कब बनते हैं, इनके लिए क्या कंडीशन है, उसको नहीं बता पाया। नेक्स्ट है क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट, यानी मैग्नेटिक मूवमेंट की जो वैल्यू निकाली गई वो उसने सिर्फ ये बता दिया, हाँ इसमें मैग्नेटिक मूवमेंट है या नहीं है। जैसे 10 है मैग्नेटिक मूवमेंट है, इसका 10 है, इसका 0 है, इसका 5 है, ओनली अपन को वैल्यूज दे दी। ठीक है, लेकिन मैग्नेटिक मूवमेंट अगर हमको थ्योरेटिकल अगर हमें पढ़ना है तो हम किसी भी कंपाउंड को थ्योरेटिकली बता ही नहीं सकते। अगर हमें कोई कॉम्प्लेक्स दे दिया और हम उसको देख के कहें और उसकी कैलकुलेशन करना चाहें तो हम बताएं कि इसमें मैग्नेटिक मूवमेंट है या नहीं, तो हम नहीं बता सकते, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल का मतलब उसको मैग्नेटिक मूवमेंट जो इंस्ट्रूमेंट है उसमें रखा गया होगा और वहाँ देखा गया होगा, जस्ट गॉयज मेथड, फ्राइडे मेथड, वहाँ पर रखा गया अपने सब्सटेंस को, वहाँ से जो वैल्यू आई तो पता चला अगर वो मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्ट हो रहा है यानी वो पैरामैग्नेटिक है। पैरामैग्नेटिक का मतलब उसमें कोई ना कोई मैग्नेटिक मूवमेंट है, कोई वैल्यू है। ठीक है, और वो अगर रिपेल कर रहा है यानी वो डायमैग्नेटिक है, यानी डायमैग्नेटिक उसमें मैग्नेटिक मूवमेंट क्या है, 0। ओके, तो ये जो वैल्यूज है मैग्नेटिक मूवमेंट की वो क्वांटिटेटिव बताई, लेकिन रियलिटी में अगर हम उसको थ्योरी में डिस्कस करना चाहे तो हम मैग्नेटिक मूवमेंट के बारे में वीबीटी के अकॉर्डिंग कुछ भी डिस्कस नहीं कर सकते। ओके, फिर डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री ऑफ ऑक्टाहेड्रल, ये कॉपर H2O6 + 2, ये मैंने उस दिन भी बताया था कि अगर H2O6 6 लिगैंड है, देखने में लग रहा है कॉपर की 6 लिगैंड के साथ क्या होगी, बॉन्ड लेंथ इक्वल होगी, लेकिन वास्तव में क्या होती है, इसकी डिस्टॉर्टेड होती है, इसके 2 बॉन्ड लंबे होते हैं और 4 बॉन्ड छोटे होते हैं। उसके बारे में ये जो है
वीबीटी नहीं समझा पाई थी, ऐसा क्यों हो रहा है, डिस्टॉर्शन क्यों हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आई ये कॉपर NH3 प्लस 2 कॉपर साइनाइड 4, ठीक है, -2। अब इसमें क्या है, ये बहुत अच्छा पॉइंट है वीबीटी का, मतलब वीबीटी की लिमिटेशंस में सबसे बेस्ट पॉइंट जो है इसको समझना है। इसमें कोबाल्ट प्लस 2 है जो अमोनिया है। कोबाल्ट प्लस 2 का क्या होता है 3D7, ओके, आपको यही है ना। कोबाल्ट प्लस 2 क्या क्या होता है, कोबाल्ट का क्या होता है 4s2 3D7, और कोबाल्ट प्लस 2 का क्या होगा 3D7, यानी 4s0 हो जाएगा, ओके। तो अगर इसको बनाकर देखें तो ये क्या है, ये 3D7 हो गया, और ये 4s, और ये क्या है 4p, ये क्या है 3D। अब क्या है, क्योंकि इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है वो D2sp3 हो रहा है, ठीक है। क्योंकि इसमें अगर हमने मैग्नेटिक मूवमेंट की वैल्यू देखी तो मैग्नेटिक मूवमेंट की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 आ रही है। इक्वल टू 0 का मतलब ये सारे पेयरिंग है, मतलब ऐसा तो कुछ है इसमें है, ऑलरेडी पेयरिंग है। तो अब क्या किया, अब है तो D2sp3, हाइब्रिडाइजेशन इसमें D2sp3 है। तो क्या देखा वीबीटी ने क्या किया, इस इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड करवाकर 4d, आगे जो है 4d ऑर्बिटल है, 4d में एक्साइटेड करवा दिया। अब जो इनमें हाइब्रिडाइजेशन हुआ D2sp3 हुआ, ओके, और 6 नए ऑर्बिटल बने, 1 2 3 4 5 6। इनमें क्या किया, अमोनिया ने अपना एक लोन पेयर डोनेट करके कॉम्प्लेक्स बना लिया, ठीक है। एक लोन पेयर डोनेट करके क्या किया, कॉम्प्लेक्स बना लिया। अब ये क्या है, अब ये हायर एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन चला गया, क्यों चला गया, ठीक है। इसको वीबीटी तो नहीं पता, लेकिन ये देखा गया इसकी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, क्योंकि अब ये हाई एनर्जी लेवल में बाहर चला गया। अब क्या है, इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना बहुत ईजी है, क्योंकि बहुत हाई एनर्जी लेवल में चला गया। तो इसको जब बाहर निकालना है तो हमें बहुत कम एनर्जी देनी पड़ेगी। इसका मतलब देखो, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे था, ये आपका न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन मान लो यहाँ पर पड़ा था, और ये एक्साइटेड होकर कहाँ चला गया, यहाँ पर। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना ज़्यादा ईजी है, ये यहाँ से है ना ईजी, तो यहाँ से आपको बहुत ही कम एनर्जी देनी पड़ेगी। तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, यानी जल्दी से ये क्या बन जाएगा, कोबाल्ट प्लस 2 किसमें चेंज हो जाएगा, कोबाल्ट प्लस 3 में। और हमें पता है कोबाल्ट प्लस 2 जो है स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, इसलिए स्टेबल भी है। इसके कॉम्प्लेक्स कोबाल्ट प्लस 3 जो है बहुत ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि कोबाल्ट प्लस 3 क्या है, जो है इसके जितने भी कॉम्प्लेक्स हैं वो कोबाल्ट प्लस 3 फॉर्म में ही स्टेबल हैं। आप पूरी 3D सीरीज में या अपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पे अगर कोबाल्ट के कॉम्प्लेक्स देखोगे, वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको कोबाल्ट प्लस 3 में मिलेंगे। इसलिए यहाँ पर तो ये सही है कि इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में चला गया और इससे बाहर चला गया, तो ये कोबाल्ट क्या, कोबाल्ट प्लस 3 में हो गया, जिससे ये कॉम्प्लेक्स स्टेबल हो गया, क्योंकि कोबाल्ट जो है कोबाल्ट प्लस 2 स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। लेकिन अगर हम कॉपर साइनाइड 4 ये वाला कॉम्प्लेक्स देखें तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें कॉपर का क्या होता है 3D9, वैसे तो होता है कॉपर का होता है 4s2 4s1 3D10 होता है ना, और कॉपर प्लस 2 का क्या हो जाएगा 3D9, ओके। तो 3D9 का मतलब अगर मैं इसको यहीं बताऊं, ये 4p, ओके, 4s और ये 3d। अब इसमें अपने 9 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, 1 2 3 4 5
6 7 7 8 और ये 9। ओके, तो अब क्या है इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन है, अगर वो हम DsP2 करते हैं, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स स्क्वायर प्लेनर है, स्क्वायर प्लेनर के लिए या तो DsP2 होता है या sp2d होता है। DsP2 का मतलब D जो है इनर वाला है और sp2d का मतलब D जो है वो आउटर वाला है। ठीक है, अगर हम DsP2 करते हैं, DsP2 का मतलब ये इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड कर दिया यहाँ पर और हमने बना दिया DsP2 कॉम्प्लेक्स बना दिया। DsP2 कॉम्प्लेक्स बनाया तो 6 नए ऑर्बिटल बन गए। ठीक है, और उन 6 ने क्या किया, साइनाइड के साथ साइनाइड से एक एक लॉन पेयर डोनेट लेकर, ठीक है, साइनाइड से एक एक लॉन पेयर लेकर क्या किया, कॉम्प्लेक्स बना दिया। अब क्या होना चाहिए, ये इलेक्ट्रॉन भी बाहर निकल जाना चाहिए, बहुत कम एनर्जी होनी चाहिए और कॉपर किस में कन्वर्ट हो जाना चाहिए, कॉपर +3 में। ठीक है, लेकिन क्या आपने कभी कॉपर +3 कभी सुना है? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, इम्पॉसिबल। ठीक है, क्योंकि कॉपर +3 स्टेट में होता ही नहीं है, तो ये इसलिए क्या होगा, यहाँ पे DsP2 नहीं होगा, तो क्या होगा यहाँ पर sp2d। तो sp2d के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो यही रहेगा। अब ये जो है DsP2 बनेगा, sp2d होगा। ठीक है, और ये क्या होगा, 6 साइनाइड जो है वो इसको sp2d में, सॉरी 4 होंगे क्योंकि 4 ही लिगैंड जुड़ रहे हैं, तो 4 साइनाइड क्या करेंगे, इसको लॉन पेयर देकर जितने ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं उतने ही नए ऑर्बिटल बनते हैं और उतने ही लिगैंड इलेक्ट्रॉन लॉन पेयर डोनेट करके कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाते हैं। तो ये क्या हुआ, sp2d। अब ये जो चीज़ें हैं ना, ये VBT इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाई। VBT ने बता दिया इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर चला गया, लेकिन वास्तव में अब यहाँ पर VBT तो इसको DsP2 मानकर चल रही थी। ठीक है, कि उसने भी इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड करा दिया, लेकिन कोबाल्ट +3 पॉसिबल नहीं है। ओके, तो इसमें sp2d होता है, इसको VBT नहीं एक्सप्लेन कर पाई। अब निकल है, निकल अमोनिया के साथ तो sp3 बना रहा है, निकल साइनाइड के साथ क्या कर रहा है, DsP2 बना रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है कि एक ही लिगैंड के साथ 2 तरह की स्ट्रक्चर्स बन रही है, इसको VBT नहीं एक्सप्लेन कर पाई। ओके, sp3 का मतलब टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगी इसकी। ओके, और साइनाइड के साथ इसकी जो स्ट्रक्चर होगी वो कौन सी होगी, स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर। नेक्स्ट है इलेक्ट्रो न्यूट्रलिटी पॉइंट। ओके, अब इसमें क्या है, ये चार्ज भी बोल सकते हैं, प्रिंसिपल इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी प्रिंसिपल या चार्ज। इसमें क्या होगा, इसमें जो है मेटल क्या कर रहा है, लिगैंड को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। ठीक है, लिगैंड क्या कर रहा है, मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। अभी हमने जैसे पढ़ते हैं, हम क्या कहते हैं, जब भी किसी बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किसी एटम पे आ जाते हैं तो उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, यही होता है ना, मैंने अभी बताया था पिछली क्लास में। तो उसके अकॉर्डिंग इसको देखो, अगर मान लो 6 लिगैंड है, जो 6 लिगैंड क्या कर रहे हैं, मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, तो 6 लिगैंड अगर आकर इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, उसके कारण इस पर बहुत ज़्यादा नेगेटिव चार्ज आ जाना चाहिए, नेगेटिव चार्ज आना चाहिए, और ये क्या होना चाहिए, अनस्टेबल हो जाना चाहिए कॉम्प्लेक्स, क्योंकि जब जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतना कॉम्प्लेक्स अनस्टेबल होगा। तो ये कॉम्प्लेक्स क्या होने चाहिए, अनस्टेबल होने चाहिए, और वास्तव में ये क्या है, कॉम्प्लेक्स बहुत ज़्यादा स्टेबल है। तो ये चार्ज कहाँ चला जाता है, जो माइनस चार्ज आना चाहिए मेटल पर, या कैसे कहाँ चला जाता है, कैसे बैलेंस हो जाता है, इनका संतुलन कैसे बैठता है कि इधर भी चार्ज और इधर दोनों न्यूट्रल हो जाते हैं, उदासीन हो जाते हैं, मतलब कॉम्प्लेक्स पूरा न्यूट्रल ही रहता है। तो इसको VBT नहीं समझा पाई। नेक्स्ट पॉइंट है, लास्ट पॉइंट, कि जो है हमने क्या कहा, लिगैंड जो है मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। ठीक है, लेकिन कुछ कॉम्प्लेक्स ऐसे होते हैं जहां पर मेटल भी लिगैंड को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, जिससे क्या बनता है, पाई बॉन्ड। जब मेटल लिगैंड को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो उसे बोलते हैं बैक बॉन्डिंग, बैक बॉन्डिंग।
ये जो बैक बॉन्डिंग होती है कुछ ही लिगैंड्स में होती है। वो कौन से लिगैंड हैं, उनमें ऐसी क्या कंडीशन है कि इसमें बैक बॉन्डिंग हो रही है, तो वीबीटी उसको नहीं समझा पाई। ओके, तो वीबीटी की ये सारी कमियां थी, इनको रीड करना है। क्या क्या थी एक बार जस्ट देख लेते दोबारा। पहला पॉइंट था कलर के बारे में नहीं बता सका, दूसरा इनर आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स के बारे में नहीं बता सका, तीसरी जो थी इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की जो क्वांटिटेटिव वैल्यूज है वही बताई, लेकिन अगर हम उसको थ्योरेटिकल डिस्कस करना चाहे वो नहीं कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट था जो कॉपर H2O6 कॉम्प्लेक्स है वो डिस्टॉर्टेड होता है, ठीक है, वो क्यों है ऐसा नहीं बता सके। फिर हमने कॉपर इस कॉम्प्लेक्स के बारे में स्टडी की कि ये कॉम्प्लेक्स sp2d बना रहा है, क्यों बना रहा है, वीबीटी इसको नहीं समझा पाई। नेक्स्ट है निकल का है, निकल का अमोनिया के साथ जो कॉम्प्लेक्स था वो टेट्राहेड्रल था और साइनाइड के साथ स्क्वायर प्लेनर था, उसको वीबीटी नहीं एक्सप्लेन कर पाई। नेक्स्ट इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी चार्ज, इसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, मेटल पर बहुत ज़्यादा चार्ज इकट्ठा हो जाना चाहिए और जो कॉम्प्लेक्स है वो अनस्टेबल हो जाना चाहिए, लेकिन वास्तव में क्या होता है, कॉम्प्लेक्स स्टेबल होता है और वो न्यूट्रल होता है, तो न्यूट्रल कैसे हुआ है उसको वीबीटी एक्सप्लेन नहीं कर पाई। उसके बाद है बैक बॉन्डिंग, बैक बॉन्डिंग को भी वीबीटी एक्सप्लेन नहीं कर पाई कि मेटल कौन से लिगैंड के साथ बैक बॉन्डिंग कर रहा है, ऐसे क्या लिगैंड में क्या प्रॉपर्टी है कि मेटल उसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, और मेटल में ऐसी क्या कंडीशन होनी चाहिए कि वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सके, तो वो वीबीटी नहीं एक्सप्लेन कर रही। अब इन सब कमियों को, लिमिटेशन को दूर करने के लिए हम जो नई थ्योरी पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे CFT, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, वो पढ़ेंगे हम नई क्लास में। ओके, जब तक इसको रीड करना। थैंक यू।